Chapter Soil, Module 4, Soil Profile 2. हेलो फ्रेंड्स, हम प्रीवियस मॉड्यूल में सॉइल प्रोफाइल डिस्कस कर रहे थे और हमने सॉइल प्रोफाइल की 2 लेयर्स के बारे में बात कर ली थी। अब बात करेंगे बाकी की 2 लेयर्स, या फिर हम कहें कि होराइजन्स, यानी होराइजन सी और डी की। सबस्ट्रेटम या सी होराइजन। फ्रेंड्स, सॉइल की वो लेयर जो सब सॉइल के ठीक नीचे प्रेजेंट होती है, उस लेयर को सबस्ट्रेटम या सी होराइजन कहते हैं। The layer of the soil which is present just below the subsoil is called substratum और sea horizon. सबस्ट्रेटम या सी होराइजन के फीचर्स क्या हैं? चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये लेयर छोटे छोटे ब्रोकन रॉक्स से बनी होती है और ये ब्रोकन रॉक्स बेड रॉक की पार्शियल वेदरिंग यानी इनकम्प्लीट वेदरिंग से बनी होती हैं। बेड रॉक यानी सॉइल प्रोफाइल की लास्ट लेयर। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो सबस्ट्रेटम या सी होराइजन बेड रॉक की पार्शियल वेदरिंग से बनी होती है। हमने क्या देखा अभी? हमने देखा कि सबस्ट्रेटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स formed by the partial weathering of bedrock. फ्रेंड्स, सबस्ट्रेटम या सी होराइजन, इस लेयर में ह्यूमस नहीं होता और इसीलिए ये लेयर इनफर्टाइल होती है, यानी इस लेयर में प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। Substratum lacks humus and is infertile, and that is why plants cannot grow in this layer. और फ्रेंड्स, इस लेयर में बहुत से क्रैक्स यानी दरारें प्रेजेंट होती हैं। Substratum is characterized by cracks and crevices. तो समझ आए फ्रेंड्स आपको सबस्ट्रेटम या सी होराइजन्स के फीचर्स क्या क्या हैं? एक बार हम फिर से देखें। हमने देखा कि सबस्ट्रेटम और सी होराइजन इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स formed by the partial weathering of bedrock. This layer lacks humus and is infertile, and substratum is characterized by cracks and crevices. अब आगे बात करते हैं सबस्ट्रेटम के नीचे बेड रॉक या डी होराइजन प्रेजेंट होती है। इस लेयर को पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सो वेयर इज बेड रॉक और डी होराइजन प्रेजेंट? बेड रॉक और डी होराइजन इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द सबस्ट्रेटम. It is also called parent rock. Why? It is the hard solid rock that has produced the soil. ये वही रॉक है जिसने वेदरिंग से सॉइल को प्रोड्यूस किया है और इसीलिए इट इज कॉल्ड पेरेंट रॉक. समझ आ गया ना आपको? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक बार इसके फीचर्स को लिस्ट आउट कर लेते हैं. बेड रॉक सॉलिड, नॉन पोरस और हार्ड वेदर्ड रॉक की लेयर है और आपको पता है ये लेयर इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि इस लेयर को हम स्पेड यानी कुदाल से इजीली खोद नहीं सकते. द बेड रॉक इज सॉलिड, नॉन पोरस एंड हार्ड लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक and this layer is so hard that it cannot be easily dug up even with a spade. फ्रेंड्स, जनरली वाटर बेड रॉक को इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकता, यानी अंदर नहीं जा सकता और ये वाटर बेड रॉक के ऊपर ही कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे वाटर टेबल बन जाती है. समझ आया आपको? वाटर बेड रॉक को इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाता, यानी अंदर नहीं जा पाता
और ये वाटर बेड रॉक के ऊपर ही कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और फिर वाटर टेबल बना लेता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर टेबल कैसे बनती है, तो आप क्या आंसर दोगे? वेरी गुड, आप बोलोगे कि वाटर कैन नॉट पेनिट्रेट द बेडरॉक, सो द वाटर accumulates over the bedrock and forms the water table. यहाँ तक समझ आ गया ना? वेरी गुड। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि वाटर टेबल का लेवल रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है? द लेवल ऑफ वाटर टेबल डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल। फ्रेंड्स, जब ज्यादा रेनफॉल होती है, ज्यादा बारिश होती है, तो वाटर टेबल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और जब कम रेनफॉल होती है यानी कम बारिश होती है, तो वाटर टेबल का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ड्राउट के दौरान वाटर टेबल का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। तो क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि when there is sufficient rainfall, the level of water table increases, and when the rainfall is less, the level of water table decreases. फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि बेड रॉक में वो सॉलिड रॉक्स प्रेजेंट होती हैं। इन रॉक्स की वेदरिंग से वेरियस मटेरियल्स जैसे कि सैंड और क्ले बनते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस सैंड एंड क्ले। और सैंड और क्ले का जो रिलेटिव अमाउंट होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, वो डिपेंड करता है उस रॉक पर जिससे ये मटेरियल्स फॉर्म हुए हैं। यानी द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच दीज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। और सॉइल में प्रेजेंट वेरियस साइज के पार्टिकल्स के प्रोपोर्शन के बेसिस पर सॉइल को हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। यानी सॉइल 3 टाइप्स की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस, सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो सॉइल मेनली कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की। और ये डिवीजन किसके बेसिस पे हुआ है? बिल्कुल सही, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। तो कौन कौन से ये 3 टाइप्स हैं? ये 3 टाइप्स हैं सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। कौन कौन से 3 सॉइल्स हैं? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। अगर सॉइल में बिग पार्टिकल्स यानी कि सैंड पार्टिकल्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो ये सॉइल होगी सैंडी सॉइल। और अगर सॉइल में फाइन पार्टिकल्स यानी कि क्ले पार्टिकल्स ये ज्यादा अमाउंट में हैं, तो ये सॉइल क्लेई सॉइल है। और अगर फ्रेंड्स बिग पार्टिकल्स यानी सैंड और फाइन पार्टिकल्स यानी कि क्ले इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो ये सॉइल होगी लोमी सॉइल। समझ आया ना आपको? मोर बिग साइज्ड सैंड पार्टिकल्स सैंडी सॉइल, मोर फाइन क्लेई पार्टिकल्स क्लेई सॉइल, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स लोमी सॉइल। इन सॉइल्स के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। चलिए, इस मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा है, हम मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले सी होराइजन या सबस्ट्रेटम के बारे में डिस्कस किया। सी होराइजन इज प्रेजेंट just below the subsoil. It is also called substratum. It is characterized by presence of cracks and crevices, and it is made up of small broken rocks. It is infertile and lacks humus. फिर हमने डी होराइजन के बारे में पढ़ा कि डी होराइजन is present just below the subsoil. It is also called, very good, bedrock. Bedrock is solid, non-porous and hard layer of weathered rock
which has produced the soil. Water cannot penetrate the bedrock. Water accumulates over the bedrock and forms the water table. फिर हमने पढ़ा कि the relative amount of sand and clay depends upon the rock from which these particles are formed, and the soil is classified on the basis of proportion of particles of various sizes into three main types: sandy soil, clayey soil and loamy soil. Friends, I hope अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे. तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइजेस, और एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा.